वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूपीपीएससी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपीपीएससी सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है उसके साथ डील कर रहे हैं और इस मैगजीन को हम हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक 10+ आवर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप लोग उनको जाके देख सकते हैं। देन फिर इस लेक्चर को भी देख सकते हैं। काफ़ी वास्ट मैगजीन होती है ये और काफ़ी वाइडली इश्यूज़ को कवर किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाता है। तो मैंने भी कोशिश की है कि विदाउट स्किप किए चीज़ों को और मैं कवर करूं, और मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस मैगजीन को कवर करने की कोशिश की है। एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी समीप है, तो आपको इसको अच्छे से पूरा फोकस करके देखना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके, ताकि ये यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है एल्गोरिथम इसको सपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैगजीन पहुँचे और मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बोलने के बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो हमारा लेक्चर है वो। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आपको पता ही है हम एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे सामने वो है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है NRSC, इन्होंने रिलीज किया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो NRSC है, मतलब नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, इसके अंदर ये आता है। अब लैंड स्लाइडिंग को यदि हम डिफाइन करना चाहें कि भाई ये क्या होता है, तो एक मूवमेंट होता है ये ऑफ ए मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। तो इस तरीके के डेब्रिस का मास का मूवमेंट होना, काइंड ऑफ, इसको हम बोल देते हैं एक तरह से लैंड स्लाइडिंग। हम इसमें जो है एक्चुअली में जो एटलस होती है ये रिस्क असेसमेंट करती है 1998 से लेकर 2022 तक का, जिसमें 17 स्टेट्स को कवर किया गया है और 2 यूटीज को कवर किया गया है। इसमें बेसिकली हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स के ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पे जब देखा गया, असेसमेंट किया गया, तो पता चला कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनका जो एक्सपोजर है लैंडस्लाइड के लिए, या फिर वो टॉप पे आती है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, या उनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का आपको नाम याद रखना है। रुद्रप्रयाग एंड टहरी गढ़वाल, ये तो उत्तराखंड के अंदर है। त्रिशूर जो है केरला के अंदर, राजौरी जो है JNK के अंदर, और पलक्कड़ जो है, ठीक है, वो है केरला के अंदर। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स का इंडिया के अंदर आपको नाम याद रखना है, जो कि जिनका कि एक्सपोजर लैंड स्लाइडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है? इंडिया की वल्नरेबिलिटी की यदि हम बात करें कि भाई इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है, किस चीज़ को लेके, इस चीज़ को लेके कि भाई एक्चुअली में जस्ट ए मिनट, आई एम गेटिंग ए कॉल। हाँ, तो इस चीज़ को लेके इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है कि इंडिया जो है वो, यदि हम बात करें लैंड स्लाइडिंग की, तो काफ़ी प्रोन कंट्री है लैंड स्लाइडिंग को लेके। और इसमें जो है हमारे यहाँ पे हम जो है 4 टॉप मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर आते हैं लैंड स्लाइडिंग की, यदि ग्लोबली बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग जो है वो। और बताया जाता है कि भाई पर 1000 नहीं, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एक डेथ जो है वो रिपोर्ट की जाती है लैंड स्लाइडिंग के द्वारा पर ईयर। ठीक है, नहीं ईयर। आगे और भी कुछ बताया गया है भैया, यदि हम एक्सक्लूड कर देना स्नो कवर्ड जो एरिया है, स्नो कवर्ड एरिया को एक्सक्लूड भी यदि हम कर देते हैं, तो उसके बावजूद भी 12.6% जो कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया है वो प्रोन है लैंड स्लाइडिंग के लिए। और बताया गया है कि एज मैनी एज 66.5% ऑफ दी लैंड स्लाइड्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम, तो ज़्यादातर जो लैंड स्लाइड्स रिपोर्टेड होती है वो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय से होती हैं। एंड 18.8% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय से, और 14.7% जो है वेस्टर्न घाट से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है लैंड स्लाइडिंग के बारे में। और लैंड स्लाइडिंग रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, किसके अंदर वो आता है, और कितना एरिया इंडिया का है जो लैंड स्लाइडिंग के लिए प्रोन है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से एरिया जो है ज्योग्राफिकल इंडिया के अंदर वल्नरेबल है, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज इन JNK। तो लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज जो है JNK के अंदर, तो देखो इन्फर्ड जो रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। JNK के अंदर लिथियम के रिजर्व मिले हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब सर्वे किया तो उन्होंने बताया, भाई बोला है यहाँ पे कि लिथियम के जो है इन्फर्ड किए गए हैं रिसोर्सेज अबाउट 6 मिलियन टन्स इन सलाल हाईमना एरिया के अंदर, है ना। तो इस एरिया के हाईमना एरिया के अंदर ये रिसोर्सेज जो है वो बताए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट भी देख लीजिए आप JNK की, है ना, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट करके है ये। तो यहाँ पे ये पाए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है लिथियम का रिजर्व का मिलना। और आगे बताया गया भाई कि 51 मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड गोल्ड वर हैंडेड ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और 51 जो है मिनरल ब्लॉक्स है इंक्लूडिंग लिथियम एंड गोल्ड है, वो हैंड ओवर किए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। एज ऑफ नाउ इंडिया करंटली इंपोर्ट्स ऑल लिथियम नीड, जितने भी हमारी लिथियम की नीड होती है उसको हम करंटली इंपोर्ट करते हैं। तो आपको पता है कि लिथियम का कितना वाइटल रोल होता है, नो डाउट, है ना। और लिथियम जो है आने वाले टाइम में कितना डिसरप्टिव रहने वाला है ये भी आपको पता है। और जिस तरह से बैटरी के
लाइक बैटरी बनाने में, इन सब चीज़ों में लिथियम का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो लिथियम की इंपॉर्टेंसी जो है, इसका जो महत्व है, उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में हमारे यहाँ पे रिजर्व मिलना थोड़ा काफ़ी तक पॉजिटिव संकेत है। अब बताते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, जो उन्होंने डिस्कवर किया है 1600 kg लिथियम इन मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 1600 kg लिथियम को मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर डिस्कवर किया। ध्यान रखना आपको ना। लिथियम रिजर्व्स इन लार्ज क्वांटिटी हैज बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन JNK। तो लार्ज अमाउंट में तो पहली बार मिले हैं JNK के अंदर। यदि हम लिथियम की बात करें तो लिथियम जो होता है समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज द व्हाइट गोल्ड, इसको व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, ड्यू टू द हाई डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज। ये सॉफ्ट एंड सिल्वर व्हाइट मेटल है एक तरीके का। ये तो ये प्रॉपर्टीज है लिथियम की, जो भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं अदर पोटेंशियल साइट्स ऑफ द लिथियम इन इंडिया। यदि हम बात करें तो मिका बेल्ट इन राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, और आपका पैग्नेटाइट है ना, पैग्मेटाइट बेल्ट इन द उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, एंड रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कि पोटेंशियल साइट्स है एक तरीके से लिथियम की इंडिया के अंदर। ओके, मेजर जो ग्लोबल लिथियम रिजर्व्स की हम बात करें तो ध्यान रखना है आपको, एक तो ABC है, ABC मतलब बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले। तो इसको BAC के नाम से आप याद रख लीजिए यदि ऑर्डर में याद रखना है तो। बोलीविया, अर्जेंटीना और जो चिले है वो, एंड देन फिर ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना आर टॉप कंट्रीज विद द लिथियम रिजर्व। तो लिथियम रिजर्व इनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इन कंट्रीज के अंदर। लिथियम ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो लिथियम ट्राइंगल एक रीजन है एंडीज, काइंड ऑफ एंडीज के अंदर है ना, एंडीज जो पर्वतमाला है साउथ अमेरिका के अंदर। ये जो कंट्रीज आपको पता है ABC मैंने पहले ही बता दिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। इसमें बोलीविया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है जो आपका लिथियम है वो। एंड लिथियम जो ट्राइंगलाइज कंसनट्रेटेड इन वेरियस सॉल्ट पैन्स दैट एग्जिस्ट अलॉन्ग दी अटाकामा डिजर्ट एंड नेबरिंग एरिया, अरिड एरिया है ना। तो लिथियम इन दी ट्राइंगल, ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। तो अटाकामा डिजर्ट वगैरह इन सब चीज़ों की बातें हुई है यहाँ पे, तो आपको देख लेना है। अब देखते हैं द एरिया इज थॉट टू होल्ड अराउंड 54% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम रिजर्व। तो इसके बारे में बताया जाता है कि भाई 54% जो वर्ल्ड का लिथियम रिजर्व है वो ये एरिया रख रहा है। अब देखते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनोग्रेट किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को एट ए फंक्शन ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट एट टिकली विलेज, हरियाणा। ठीक, तो टिकली विलेज है, हरियाणा है। यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए एक्चुअली में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पे एक तरह से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ऑफ फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ऑन द सेम ओकेजन द मिनिस्टर ऑल्सो अनवील्ड द नेशनल एक्शन प्लान ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन थ्रू फॉरेस्ट्री इंटरवेंशंस। तो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है क्या अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? तो इसमें क्या करना है, इट इज एन एम्बिशियस प्लान टू क्रिएट ए 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट बफर क्रिएट करनी है अराउंड दी अरावली माउंटेन रेंज, जो कि कौन कौन से स्टेट्स को कवर करेगी, हरियाणा को, राजस्थान को, गुजरात को, दिल्ली को। ठीक है, इन इनिशियल फेज होगा क्या कि 75 वाटर बॉडीज विल बी रिजुविनेटेड, है ना, स्टार्टिंग विद द 5 वाटर बॉडीज ईच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरावली लैंडस्केप की एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस तरह से पूरी 75 जो वाटर बॉडीज है उनको पूरी तरह से क्या किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा। एंड दीज वाटर बॉडीज विल कवर डिग्रेडेड लैंड इन द जो गुड़गांव है वहाँ पे, फरीदाबाद, भिवानी जो हो गया, महेंद्रगढ़ वगैरह, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा वगैरह, यहाँ पे ये कुल मिला के जो है ये जो है पूरी वाटर बॉडीज को एक तरह से रिजुविनेट किया जाएगा। द प्लान इज इंस्पायर्ड बाय द अफ्रीकाज ग्रेट ग्रीन वॉल। ये ग्रेट ग्रीन वॉल जो अफ्रीका का प्रोजेक्ट चल रहा है उससे इंस्पायर्ड है काफ़ी हद तक ये प्रोजेक्ट जो है। एंड रनिंग फ्रॉम, ये जो आपका ग्रेट ग्रीन वॉल है ना अफ्रीका में, वो सेनेगल जो कंट्री है वेस्ट में, वहाँ से लेके जिबूती जो कंट्री है ईस्ट के अंदर, वहाँ तक चलता है। एंड केम इनटू इफेक्ट, वहाँ तक चल रहा है, केम इनटू इफेक्ट इन 2007 में इफेक्ट में आया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। तो ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे हुआ है एक। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो है प्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द लेटेस्ट जो है ग्लोबल रिस्क जो परसेप्शन सर्वेज हुए हैं, परसेप्शन जो सर्वे हुआ है उसकी एक्चुअली में जो है उसको रिपोर्ट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके रिजल्ट को, है ना। तो पब्लिश किया गया था इसको जनवरी 2023 के अंदर, और इसको इकोनॉमिक जो है आपका फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो अहेड ऑफ द फोरम्स एनुअल मीटिंग जो होती है दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, वहाँ पे इन्होंने इसको रिलीज किया है, पब्लिश किया है। एडिशन जो है वो 18th एडिशन है। रिपोर्ट क्या डिस्क्राइब करती है, रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है चेंजेज अकरिंग इन द ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ईयर से ईयर पे किस तरह से ग्लोबल जो लैंडस्केप है, ग्लोबल रिस्क लैंडस्केप में किस तरह से चेंज हो रहा है उसको ये बता रही है रिपोर्ट। की आउटकम्स ऑफ रिपोर्ट यदि हम देखें, तो यदि हम इसकी बात करें तो भाई ये की आउटपुट्स क्या है इस रिपोर्ट के, की आउटकम्स क्या है, नॉट आउटपुट्स, की आउटकम्स क्या है। तो वह रिपोर्ट से द वर्ल्ड इज फेसिंग 2 सीवियर रिस्क, 2 सीवियर रिस्क फेस कर रहा है वर्ल्ड, रिपोर्ट ऐसा बोल रही है। एक तो फेलियर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज एंड दूसरा है फेलियर टू क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन। तो इन दो चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, दो प्रॉब्लम को, नेक्स्ट डिकेड के अंदर ये प्रॉब्लम रहेंगी। दिस इज फॉलोड बाय नेचुरल डिजास्टर्स एंड द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वगैरह होंगी, और बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स वगैरह होगा। कोविड-19 के बारे में मैंने थोड़ी बात की है और ये सारी बातें इनकी रही हैं।
सम मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय WEF। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि भाई कौन कौन सी रिपोर्ट्स है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है, पब्लिश करता है। तो एक तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, एक ग्लोबल IT रिपोर्ट है, ग्लोबल काफ़ी फेमस जेंडर गैप रिपोर्ट है, और एक ये भी काफ़ी फेमस है ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। तो ये सारी रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की यदि हम बात करें तो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो है ये, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ओपनिंग सेरेमनी फॉर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 एट हेडक्वार्टर जो इनका है रोम, इटली के अंदर, दिसंबर 2022 में। और इंडिया वांट्स टू मेक इट ए पीपल्स मूवमेंट एंड पोजीशन इटसेल्फ ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। तो इस तरह से इंडिया का मतलब ये प्लान है कि हमको इस तरह से करना है। इंडिया प्रपोजल वाज अप्रूव्ड बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 2018 में इंडिया का प्रपोजल जो ये है मिलिट ईयर वाला, ये कुल मिला के 2018 में FAO ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो है। और आगे बताया गया है कि भाई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एट इट्स 75th सेशन इन मार्च 2021। अब देखते हैं अबाउट मिलेट्स। यदि खरीफ की क्रॉप होती है जनरली जो मिलेट होता है वो, इट इज़ ए कॉमन टर्म ऑफ कैटेगरीज स्मॉल सीडेड ग्रासेज होती है एक तरीके की, दैट आर ऑफन टर्म दैट, इनको न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड ड्राई लैंड सीरियल्स भी बोल देते हैं इनको इसके अंदर सोरगम आता है, पल मिलेट आता है, रागी आती है काइंड ऑफ, है ना। एंड दे आर ऑल्सो हार्डियर एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट जो एक क्रॉप्स होती हैं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया, नाइजर, ओके, इट्स नाइजर। तो इंडिया, नाइजर और चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इंडिया जो है 39% प्रोड्यूस कर रहा है, नाइजर 11%, चाइना 9% और नाइजीरिया 7% एंड चाइना 9%। डिस्ट्रीब्यूशन यदि राजस्थान में 36% है इसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम बात करें, ठीक है, मिलेट्स की। उत्तर प्रदेश के अंदर 12%, कर्नाटका के अंदर 11% और गुजरात के अंदर 9%। तो आपको सारी जो है डेटाज है उनको थोड़ा ऑर्डर में देख लेना है हल्का सा, ताकि यदि कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाओ, क्योंकि मिलेट्स है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट, तो रिसेंटली जो है सम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने रेज किया है कंसर्न ओवर दी 10,000 एकड़ अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट के ऊपर, जो हरियाणा के अंदर प्रपोज किया गया है उसके ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे ऑब्जेक्शंस रखे गए हैं या फिर कंसर्न्स रेज किए गए हैं एनवायरमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा। तो की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, द प्रपोज एरिया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इन अरावली हिल्स फॉर द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क एंड अरावली फाउंडेशन विल सेटअप, अरावली फाउंडेशन इसके लिए सेटअप किया जाएगा, विच विल मैनेज द प्रोजेक्ट। आगे बताया गया कि इंक्रीज इन ह्यूमन फुटफॉल एंड व्हीकुलर ट्रैफिक विल अफेक्ट फौना ऑफ द एरिया। तो फौना ऑफ द एरिया इससे इफेक्ट हो सकता है, इस कंसर्न है काफ़ी सारे, अफेक्ट हो सकता है। तो इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स OECM साइट। तो भाई अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो गुरुग्राम के अंदर डिक्लेयर किया गया है इंडिया फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर के तौर पे। अबाउट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स होता क्या है, ये टैग क्या होता है, इस टैग OECM का टैग किसको दिया जाता है, तो ये इट इज ए कंजर्वेशन डेजिग्नेशन फॉर एरिया दैट आर अचीविंग द इफेक्टिव इन सीटू नॉट एक्स सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया और गिवन बाई, तो दिस टैग इज गिवन बाई, ये टैग दिया जाता है IUCN के द्वारा टू एरिया दैट आर नॉट प्रोटेक्टेड बट सपोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके का टैग एरियाज को दिया जाता है। अब देखते हैं ग्लोबल स्टेटस ऑफ ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स का ग्लोबल स्टेटस क्या है, टू मार्क वर्ल्ड सॉइल डे 2022 ऑन 5 दिसंबर 2022 में भी, ठीक है, हो ही रहा होगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने रिलीज किया है इट्स फर्स्ट ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल्स। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया उनका एक्चुअली में स्टेटस जो है फर्स्ट ग्लोबल स्टेटस ऑन ब्लैक सॉइल। तो इसमें की फाइंडिंग्स क्या आई है, इट फाइंड्स ब्लैक सॉइल आर एट ग्रेटर रिस्क देन एवर ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड लैंड यूज चेंजेस। तो इसे ब्लैक सॉइल जो है वो रिस्क के अंदर है, ये बताया जा रहा है। एंड ब्लैक सॉइल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है टू प्रोवाइड 10% ऑफ द टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इफ दे रिसीव प्रॉपर अटेंशन। तो 10% ऑफ द टोटल सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के द्वारा किया जा सकता है। ब्लैक सॉइल्स वर होम एट 2.86% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। तो 2.86% ग्लोबल पॉपुलेशन एक तरह से होम है इनके लिए, ये जो है काइंड ऑफ ब्लैक सॉइल, एंड हैड 17.36% ऑफ क्रॉपलैंड है। इट वाज होम एट 805% ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड 30.06 ग्लोबल क्रॉपलैंड सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है इसके बारे में, है ना। अब देखते हैं SAIME, है ना, साइमे इनिशिएटिव जो है ये क्या है, इसको देखते हैं। तो SAIME की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम।
तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि एक्सटेंड किया गया है सुंदरबन के अंदर फॉर मैंग्रोव के रिस्टोरेशन के लिए। तो इस स्कीम के बारे में हम देखें तो एक कॉमनली बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल के अंदर चल रहा है काइंड ऑफ है ना। और इस इनिशिएटिव के अंदर फार्मर्स हैव टेकन अप टू द कल्टिवेशन ऑफ श्रिम्प ऑन 30 हेक्टेयर इन वेस्टलैंड के अंदर किया जाएगा। दे आर ऑल्सो रिबिल्डिंग मैंग्रोव्स को रिबिल्ड भी वो करेंगे। द प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल नेचर फंड, बांग्लादेश एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी BEDS। सुंदरबन डेल्टा के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जब हम वेस्ट बंगाल ही पहुंच गए हैं। तो द सुंदरबंस लोकेटेड ऑन दी जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना जो रिवर डेल्टा है वहाँ पर ये सुंदरबन है ऑन द बे ऑफ बंगाल आर होम टू द बिगेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बिगेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है वर्ल्ड का यहाँ पे। 40% ऑफ द सुंदरबन लाइज इन इंडिया, 40% जो है सुंदरबन का इंडिया के अंदर है एंड रेस्ट है वो बांग्लादेश के अंदर है। सुंदरबंस वाज डेजिग्नेटेड एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987 इंडिया एंड 1997 बांग्लादेश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्पेशली ना। आप COP15 के बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली हुआ क्या है, COP15 हुआ है तो इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई रिसेंटली एट दी 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई है UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ध्यान रखना है आपको, UNCBD की है ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 हुई है ना। इसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है GBF को अडॉप्ट किया गया है और ये CBD की रही है 15 कॉन्फ्रेंस है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो अबाउट COP15 की यदि हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस जो है कंक्लूड की गई है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एंड चेयर किया गया है इसको चाइना के द्वारा और होस्ट किया गया है कनाडा के द्वारा। फर्स्ट फेज टुक प्लेस इन कुनमिंग। तो पहला जो फेज होता है वो कुनमिंग चाइना के अंदर होता है एंड सेकंड जो फेज होता है वो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर होता है। तो ध्यान रखना है इसको आपको। एंड इट रीइंफोर्स द कमिटमेंट टू एड्रेस द बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस एट दी एंड द कुनमिंग डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड बाई ओवर 100 कंट्रीज। अब की टारगेट्स की यदि हम बात करें GBF के, तो GBF जो होता है वो इंक्लूड करता है 4 गोल और 23 टारगेट्स फॉर अचीवमेंट बाय 2030। 2030 तक अचीव करने की बात चलती है यहाँ पे। यदि हम गोल्स की बात करें, यहाँ पे गोल्स क्या क्या है, गोल नंबर A है, गोल नंबर B है, A है, B है, C है और D है। तो A बोल रहा है कि हॉल्टिंग करनी है ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज एंड रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑल स्पीसीज 10 फोल्ड बाई 2050। गोल नंबर B है, गोल नंबर C है। इतनी ज़्यादा नेटिविटी में आपको जाने की जरूरत नहीं है, 4 गोल है, ध्यान रखना है। 30x30 जो डील है वो क्या है, तो इसे रिस्टोर करना है 30% डिग्रेडेड इकोसिस्टम को ग्लोबली 2030 तक एंड कंजर्व करना है और एंड मैनेज करना है 30% एरिया, टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर हो गया, कोस्टल मरीन वगैरह 2030 तक। रिड्यूस करना है रिस्क फ्रॉम पेस्टिसाइड एटलीस्ट 50% बाई 2030 एंड रिड्यूस करना है ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ द कंजम्पशन बाई 2030 एंड सिक्योर दिस सेफ लीगल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ट्रेड ऑफ द वाइल्ड स्पीसीज बाई 2030। तो ये सारी चीज़ें करनी है। आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, UNCBD जो है, ऑल्सो इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। एज मल्टीलेटरल ट्रीटी है, ये ओपन फॉर सिग्नेचर एट दी अर्थ समिट इन रियो दी जेनेरियो 1992 में सिग्नेचर के लिए ओपन की गई थी एंड इट कम्स अंडर UNEP। तो UNEP के अंदर ये आती है। COP27 की हम बात करते हैं तो ये किसका है, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी फेमस रहता है, UNFCCC का है जो कि कंक्लूड हुआ है 27th एडिशन था शर्म एल शेख इजिप्ट के अंदर ये कंक्लूड हुआ है और 6 से 18 नवंबर 2022 को रहा ये। और शर्म एल शेख जो है वो इजिप्ट के अंदर है, ध्यान रखना है आपको, वहाँ पे ये हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो इसकी लोकेशन भी आपके लिए ज़रूरी है और कहाँ पे कंक्लूड हुआ है, क्या उसमें से निकल के आया है, सब जानना जरूरी है आपके लिए। जो फर्स्ट हुआ था वो बर्लिन के अंदर हुआ था, ध्यान रखना है। COP26 काफ़ी जो फेमस रहा था ग्लासगो के अंदर UK के अंदर हुआ। COP28 जो रहेगा वो दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट के अंदर होने वाला है 30 से 12 दिसंबर को। तो एजेंडा एट COP27 की हम बात करें तो काफ़ी सारे एजेंडा होते हैं। तो 27 के अंदर एक तो मिटिगेशन का एजेंडा रहा कि भाई वही बात है जो उनकी कमिटमेंट होती है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक। तो यहाँ पे बताया गया कि भाई हम ट्रैक के ऊपर नहीं है, जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने जो टारगेट्स रखे थे उनको अचीव करने की ट्रैक पे हम नहीं है ना। स्टेट गोल ऑफ द लिमिटिंग ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू, जो 1.5 डिग्री तक रोकना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो 2 डिग्री के अंदर तो रोक ही लेना है, उसके लिए हम सही ट्रैक पे नहीं है, ये बताया जा रहा है पहली बात। तो यहाँ पे एडेप्टेशन के अंदर क्या चल रहा है एट COP26 ग्लासगो जो शर्म एल शेख जिसको बोला इन्होंने ग्लास वर्क प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड टिल 2023 टू डिफाइन द ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, फाइनेंसिंग की गई है। एट COP26 में क्या किया गया था, डेवलप्ड कंट्रीज नोटेड दैट US लाइक $100 बिलियन
टारगेट ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फर्स्ट डिटरमाइन इन 2009 में हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड, तो अब तक दिया नहीं गया है ये, और एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड ओनली बाय 2023। लॉस एंड डैमेजेस की यहाँ पे बात चल रही है, काफ़ी सारी बातें हुई है। आगे देखते हैं मेजर इनिशिएटिव फ्रॉम कॉप 27 2022 एट इजिप्ट मैंग्रोव अलायंस फॉर द क्लाइमेट। तो इजिप्ट मैंग्रोव अलायंस हुआ है क्लाइमेट के लिए, तो इसके देख लेते हैं। मैक इनिशिएटिव इज लेड बाय द यूएई एंड इंडोनेशिया एंड इसका ऑल्सो इंक्लूड द इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन को भी इंक्लूड करेगा। आगे बताया गया है इट सीक्स टू एडुकेट and spread awareness worldwide on the role of the mangroves in curbing global warming and its potential as a solution for climate change. Under the MAC, UAE pledges to plant 100 million mangroves by 2030. तो इसके अंदर मैक के अंदर यूएई ने प्लेज किया है कि वो 100 मिलियन मैंग्रोव्स को प्लांट करेगा टिल 2030। अवेयर क्या करके क्या है उसको देखते हैं। एक्शन फॉर वाटर अडेप्टेशन और रेजिलेंस, तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि भाई अवेयर जो इनिशिएटिव है विच वाज ड्राफ्टेड बाय कॉप 27 प्रेसिडेंसी विद support of World Meteorological Organization was launched on 14 November 2022. It is an initiative that will champion inclusive cooperation to address water-related challenges and solutions across the climate change adaptation. Loss and damage की यदि हम बात करें तो loss damage refers to the impact of the climate change that cannot be avoided either by mitigation का मतलब होता है कटिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और अडेप्टेशन जो कि होता है मॉडिफाइंग करना प्रैक्टिस टू बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सेलरेटर फंड IRAF। तो CDRI को आप जानते हो, काफ़ी फेमस है। इट वाज लॉन्च बाय द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एट द इंडियन पेविलियन टू COP 27 शर्म एल शेख इजिप्ट, है ना। तो ये डिक्लेयर किया गया काइंड ऑफ इस तरह से। CDRI को आप जानते हो, काफ़ी फेमस है CDRI भी। अब जो IRAF है ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, एस्टेब्लिश विद द सपोर्ट ऑफ द UNDP एंड इनके सपोर्ट से UNDRR के सपोर्ट से इसको बनाया गया है। इट विल मैनेज बाय द, किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा ये भी आप देख लीजिए ना, न्यूयॉर्क के अंदर है इसका जो हेडक्वार्टर, जिससे भी मैनेज किया जाएगा, जिसके द्वारा भी। अब देखते हैं ग्लोबल शील्ड प्लान। ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है? तो ग्लोबल शील्ड प्लान इज फंडिंग मैकेनिज्म है दैट प्रोवाइड्स फंडिंग टू कंट्रीज सफरिंग क्लाइमेट डिजास्टर। तो जो कंट्रीज क्लाइमेट डिजास्टर से सफ़र कर रही है उनको ये एक्चुअली में फंडिंग मैकेनिज्म है उनके लिए। कोऑर्डिनेटर जो है इसके अंदर वो है ग्रुप 7 जो G7 है, और V20 ग्रुप ऑफ द क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज का जो है वो इसके अंदर कोऑर्डिनेटर्स हैं। वल्नरेबल 20 V20 ग्रुप के बारे में भी हम जानना चाहें कि क्या है वल्नरेबल 20 ग्रुप। तो वल्नरेबल 20 ग्रुप जो है वाज एस्टेब्लिश विद द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द V20 मिनिस्टर्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम इन 2015 लीमा पेरू। टोटल जो मेंबर्स है वो 58 नेशंस हैं। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ V20 ग्रुप, ध्यान रखना है। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म वगैरह। तो UNFCCC ने लॉन्च किया है फर्स्ट जॉइंट वर्क प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म फॉर 2023 to 2027 and the joint work program will focus on the high potential sectors and the high potential action across the water, energy, food industry and other system। अब देखते हैं GOWA क्या है ये GOWA, ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। तो COP 27 के अंदर ही हो रही हैं सारी चीज़ें, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, चाहे अवेयर का हो इनिशिएटिव काइंड ऑफ, या फिर जितनी भी चीज़ें चल रही हैं CDRI का, लाइक IRAF जो है एक तरह से, ये सभी जो चीज़ें हैं COP 27 के अंदर ही की गई हैं काइंड ऑफ। तो COP 27 हैज़ न्यू कंट्रीज, तो नई कंट्रीज इसमें आई हैं इंक्लूडिंग जर्मनी, जापान, UK, US, ऑस्ट्रेलिया ETC जो इन द ग्लोबल ऑफशोर। COP 27 हैज़ सीन न्यू कंट्रीज, सॉरी COP 27 के अंदर किसी और इनिशिएटिव के अंदर ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है उसके अंदर कुछ और मेंबर्स आके जुड़े हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है ना कि भाई ये कंट्रियां हैं वो आके जुड़ गई हैं। और इससे क्या होगा कि भाई आप यदि ऑफशोर विंड अलायंस वगैरह जैसा मतलब इस तरीके की चीज़ों के साथ जा रहे हो, तो विंड टू टैकल द क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है वो विंड के थ्रू दूर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस जो है, तो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस वाज इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, है ना, IRENA के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। डेनमार्क के अंदर ये है एजेंसी का हेडक्वार्टर, एंड ग्लोबल विंड जो एनर्जी काउंसिल है उन्होंने मिलकर इसको एक तरह से GOWA को स्टार्ट किया है काइंड ऑफ। अब देखते हैं 19th COP ऑफ साइट्स। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, अलग अलग चलती रहती है, जैसे हमने अभी देखा 27 नंबर की हुई है UNFCCC की, ऐसे फिर हमने देखा था कि भाई UNCBD जो है उसकी कौन सी हुई है। तो ऐसी जो साइट्स है उसकी 19th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है 19th नंबर की, तो उसको भी देख लेते हैं अब हम। ओके, तो साइट्स की फुल फॉर्म आप देख लीजिए। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ऑल्सो नॉन एज, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन। ओके, बेसिकली ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं फ्रॉम दी
स्पिरिट्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। एंड रिसेंटली इसकी 19वीं जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो अबाउट 19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की हम बात करें तो 14 से 25 नवंबर 2022 को हुई, पनामा के अंदर हुई है। और इसका जो एम है वो है रिड्यूस करना रिस्क ऑफ फ्यूचर जूनोटिक जो डिजीज हैं उनके रिस्क को कम करना। इंडिया एंड साइट्स COP19 की यदि हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे वोट किया अगेंस्ट द प्रपोजल टू रीओपन द इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवरी एट दी ऑनगोइंग कॉन्फ्रेंस ऑफ दी साइट्स। तो इसको इंडिया ने अपोज किया है, ध्यान रखना है आपको आइवरी के ट्रेड को। आइवरी ट्रेड वाज ग्लोबली बैन किया गया था 1989 में व्हेन अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन वर पुट इन साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर, जब अफ्रीकन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को रखा गया था। कॉप जो 19 है उसमें जो दो इंडियन टर्टल स्पीसीज है, एक तो रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल है जिसे बतागौर कछुआ भी बोलते हैं, एंड एक है लेट्स सॉफ्ट शेल टर्टल जिसको कि निल्सोनिया भी बोलते हैं, काइंड ऑफ है ना, आगे लेथी करके। हैव मेड इट टू अपेंडिक्स फर्स्ट के अंदर ही आ गए हैं, तो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक तो आपको रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल और एक है लेट्स सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है। तो कन्वेंशन ऑन इसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में ही आ चुके हैं। रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल की यदि हम बात करें तो नेटिव टू इंडिया है, नेपाल, बांग्लादेश एंड नॉन टू बी वाइडली फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन में बेसिकली पाया जाता है अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट इंडिया जो है नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी जो है वो ओनली जोग्राफिकल एरिया है वेयर स्पीसीज इज फाउंड इन सब्सटेंशियल नंबर, है ना, वेयर जहाँ पे की स्पीसी पाई जाती है सब्सटेंशियल नंबर के अंदर। एट प्रेजेंट इंडिया द नेशनल चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी इज द ओनली जोग्राफिकल एरिया वेयर द स्पीसीज इज फाउंड इन सब्सटेंशियल नंबर। साइट्स के बारे में थोड़ी बात करें तो वाज ड्राफ्टेड द रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963, फोर्स के अंदर 1975 में आता है। साइट्स का जो सेक्रेटरीट है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, और सेक्रेटरीट जो इसका वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इंडिया ने होस्ट किया था COP3 को 1981 के अंदर। तो ये साइट्स की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। तो बायो इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज, तो बायो इकोनॉमी को हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज and the conservation of these resources and waste stream into value added products such as food, feed, bio-based products and bioenergy। तो अबाउट यदि हम इंडिया बायो एनर्जी रिपोर्ट की बात करें 2022 की, तो 19 जुलाई 2022 को इसको रिलीज़ की है डॉक्टर जितेंद्र जो सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज उनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, है ना, काइंड ऑफ। तो उनके बारे में बताया गया कि रिपोर्ट प्रिपेयर फॉर किसके लिए किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है, तो मेक इन इंडिया फैसिलिटेशन सेल फॉर बायोटेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो बिराक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल जो है, बाय द एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेस। तो इन सब लोगों ने मिलकर काइंड ऑफ एक तरह से इस रिपोर्ट को तैयार किया है, ध्यान रखना है आपको ना। आगे देखते हैं कि हाईलाइट्स क्या हैं इस बेसिकली रिपोर्ट के। तो इंडिया की जो बायो इकोनॉमी है 2021 में रजिस्टर्ड की गई है, कि उसमें 14.1% की ग्रोथ हुई है एज कम्पेयर टू 2020। और जो इंडियन बायो इकोनॉमी है फॉर द पीरियड जनवरी टू दिसंबर 2021 इज वैल्यूड एट $18.12 बिलियन ओवर 17.2 बिलियन इन 2020। तो इंडिया की बायो इकोनॉमी को जो है पीरियड जनवरी से दिसंबर 2021 में वैल्यू किया गया है 18.12 बिलियन ओवर, जो कि पहले तो 17.2 बिलियन डॉलर थी, डॉलर और लगा देना इसके आगे ना। एंड इंडियन जो बायो इकोनॉमी है शेयर करती है जीडीपी का 2.6%। इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ द USFDA अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड द US है ये, है ना। और एज पर रिपोर्ट इंडियाज बायो इकोनॉमी विल टच $300 बिलियन बाई 2030 एंड $80 बिलियन बाई इन 2021। अब थोड़ा रामसर जो कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड्स, है ना, उनकी जो COP14 हुई है उसको देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो 14 नंबर की मीटिंग जो हुई है वो हुई है कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, COP14 हुआ है रामसर कन्वेंशन का ऑन वेटलैंड्स बिगन टू डिस्कस द स्टेट ऑफ वेटलैंड्स ग्लोबली, इन्होंने डिसाइड किया है। 14 जो मीटिंग हुई है वो हुई है एक तरह से जो कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टीज वो 5 से 13 नवंबर 2022 को हुई है, वुहान चाइना के अंदर हुई है, एंड जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हाइब्रिड फॉर्मेट के अंदर हुई है। थीम जो इसकी है वो है वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर, याद रखना है इस थीम को, वेटलैंड एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर। और जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड नेटवर्क है WWN, उसने प्लेड एन एक्टिव रोल इन इट, इसमें एक्टिव रोल प्ले किया है। The aim of COP14 was calling for action for people and nature. During the conference, the Wuhan Declaration was adopted and a report on Ramsar sites was released. तो इसमें एक रिपोर्ट रिलीज की गई है रामसर साइट्स के ऊपर और वुहान डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है, ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं
द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2021 रिपोर्ट। नवंबर 14 2022 को इसको रिलीज जो किया गया है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूएन इकोनॉमिक एंड स्पेशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ESCAP के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। एशियन कंट्रीज इनकर्ड फाइनेंशियल लॉसेज, इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स। फ्लडिंग के बारे में बताया गया कि भाई फ्लडिंग वाज द इवेंट विद बाई फार ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट इन एशिया इन टर्म्स ऑफ द फर्टिलिटीज एंड इकोनॉमिक डैमेज के तौर पे फ्लडिंग सबसे बड़ा एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर रहा है और इंडिया ने सफ़र किया है टोटल $3.2 बिलियन का लॉस ड्यू टू दी फ्लडिंग। अब देखते हैं स्टॉर्म्स ऑल्सो कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर $4.4 बिलियन का इसमें नुकसान हुआ है, ठीक है, और फ्लडिंग की वजह से $3.2 बिलियन का हुआ था। फॉलोड बाई चाइना के अंदर $3 बिलियन का और जापान में $2 बिलियन का नुकसान हुआ है, किसकी वजह से, लाइक तूफानों की वजह से। 5 जो साइक्लोनिक स्टॉर्म हैं, एक तो जो आपका साइक्लोन था, ठीक है, एक तो ताकते जो था, एक यास हो गया, गुलाब हो गया, साहीन हो गया, जावत हो गया, तो ये ड्यूरिंग इंडिया में 2021 के अंदर आए थे एंड काफ़ी इनकी स्पीड रही थी विद मैक्सिमम सस्टेन स्पीड ऑफ 34 जो नॉट्स होती है उससे ज़्यादा की स्पीड इनकी थी। अब देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की हम बात करें तो ये COP27 के अंदर रिलीज़ की गई है और ये असेस करती है 59 कंट्रीज़ को एंड यूरोपियन यूनियन को ऑन क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज एंड एक्शंस के ऊपर। तो ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड एक्शंस के ऊपर एक्चुअली में इनको क्या करती है, एक तरह से पूरी तरह से असेस करती है काइंड ऑफ, है ना, इतनी कंट्रीज को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यदि हम CCPI के बारे में देखें तो इंडिया की रैंक 10th है CCPI के अंदर 2022 के अंदर, 8th है 2023 में। CCPI जो एम करता है वो करता है इनहेंस करने का ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स एंड इनेबल कंपेरिजन ऑफ क्लाइमेट परफेक्शन एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस मेड बाय द इंडिविजुअल कंट्रीज। CCPI लुक्स एट 4 कैटेगरीज विद 14 इंडिकेटर्स। तो इसमें GHG मिशन को देखा जाता है जिसका कि 40% ऑफ द ओवरऑल स्कोर उसमें काउंट होता है। रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। CCPI 2023 की यदि हम बात करें, इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट अमंग द G20 कंट्रीज बेस्ड ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के तौर पर हम देखें तो CCPI जो है प्लेस करता है इंडिया को ओनली G20 कंट्रीज इन द टॉप 10 रैंक एंड डेनमार्क, स्वीडन, चिले एंड मोरक्को एज द ओनली फॉर स्मॉल कंट्रीज दैट वर रैंक्ड अबव द इंडिया, जो कि 4th, 5th, 6th एंड 7th रेस्पेक्टिवली पोजीशन पे हैं एंड द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशंस वर नॉट अवॉर्डेड टू एनी कंट्री। एज पर CCPI रिपोर्ट, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स 2030 emissions टारगेट कंपेटिबल विद ए वेल बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड सिनेरियो। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था सब कुछ ये। अब देखते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट को हम देखते हैं तो WMO ने रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट की जो रिपोर्ट है 2021 की, इसको लॉन्च किया गया 18 मई 2022 को। इसमें डिटेल यदि हम देखें तो डिटेल्स ऑफ द क्लाइमेट इंडिकेटर्स सच एज द टेम्परेचर, ओशन हीट, ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज, सी आइस, ग्लेशियर्स, एक्सट्रीम वेदर वगैरह, इन सब चीज़ों को इसके अंदर देखा गया है काइंड ऑफ, है ना। आगे देखते हैं मेजर हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट की हम बात करें भाई इस रिपोर्ट के मेजर हाईलाइट क्या रहे, तो रिपोर्ट कंफर्म करती है डेट पास्ट 7 ईयर्स हैव बीन वार्मेस्ट 7 ईयर्स ऑन दी रिकॉर्ड। तो ये वार्मेस्ट 7 ईयर रहे हैं अर्थ के ऊपर, जो पास्ट 7 ईयर रहे हैं ना, इस चीज़ को आपको थोड़ा देख के चलना है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है। और साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसके अंदर की 193 मेंबर स्टेट्स है, इंडिया भी इसके अंदर एक मेंबर है और इट इज़ ऑरिजिनेटेड, ये कहाँ से निकला है, तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO से निकला है, विच वाज एस्टेब्लिश्ड एट 1873 वियना इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस के तौर पे जो बना था काइंड ऑफ, ऐसा है ना, एस्टेब्लिश किया गया था। अभी जो ये है इसका हेडक्वार्टर जो है WMO का वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर जो है, एक तो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन होता है, सी लेवल का राइज होता है, ओशन हीट होती है, ओशन एसिडिफिकेशन होता है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, फैक्टर्स जो होते हैं। द ग्लोबल मीन टेम्परेचर जो 2021 के अंदर है वो ये बताया गया कि भाई इतना है 1.11 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड अबव दी 1850 to 19 प्री इंडस्ट्रियल एवरेज। ग्लोबल मीन सी लेवल रीच एट द न्यू रिकॉर्ड हाई इन 2021, राइजिंग इन एवरेज ऑफ 4.5 मिलीमीटर पर ईयर ओवर द पीरियड ऑफ 2013 to 2021। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 की जो रिपोर्ट है मई 2 2022 को रिलीज़ की गई है, FAO ने रिलीज़ की है और ये एक बाय एनुअली आने वाली रिपोर्ट है, ठीक है, बाय एनुअली आने वाली रिपोर्ट है। वर्ल्ड जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है मतलब 2 साल में एक बार आती है। और की हाईलाइट्स की हम बात करें SOFO 2022 है ना, तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स
स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो भी है काइंड ऑफ, इसकी हम बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है 31% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस पे है अभी। और 420 है ना हेक्टेयर जो है, 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट बिटवीन 1990 से 2020 के बीच में इतना फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और अप्रोक्सीमेटली 124 मिलियन मोर पीपल फेल इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी आफ्टर कोविड-19 एंड दिस मे हैव लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट्स ऑन दी जो वुड बेस्ड जो फ्यूल होता है उसके ऊपर लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जो है एक जॉइंट कन्वीनिंग ऑफ द 13th नंबर का क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 7th मिशन इनोवेशन मिनिस्ट्रियल MI7 ये होस्ट किया गया है यूएसए के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम 21 से लेकर 23 सितंबर 2022 को इसको होल्ड किया, इसको रखा गया है, किया गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज। आगे यदि हम देखें तो द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022 पुट फॉरवर्ड 25 रिकमेंडेशंस फॉर लीडर्स टू डिस्कस एट ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। तो इसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एंड द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना एंड द UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस, तो इनके द्वारा मिलकर इसको रिलीज किया गया है। प्राइमरी फोकस यदि हम देखें तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन टू ड्राइव फास्टर रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये प्राइमरी फोकस है। एंड देयर इज एन एंटीसिपेटेड राइज इन द वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 8% इन 2022 एंड इट इज पुशिंग बियॉन्ड द 300 गीगावाट बैरियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इनफ टू पावरिंग द ऑलमोस्ट 225 मिलियन होम्स। अब ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई, काफ़ी सारी है ना। तो अब देखते हैं UNEP का जो एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट है 2022 की UNEP की, उसको देख लेते हैं। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट ऑफ UNEP 2022 को देखते हैं अब हम चलते हुए। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये जो UNEP की रिपोर्ट है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो है 17 फरवरी 2022 को रिलीज़ की गई है और इसका जो टाइटल रहा है वो रहा है नॉइज ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। ऑब्जेक्टिव ऑफ 2022 की ये रिपोर्ट रही है एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट। इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो है आइडेंटिफाइज एंड ऑफर सॉल्यूशन टू 3 इन्वायरमेंटल इशूज। एक है अर्बन नॉइज पॉल्यूशन, दूसरा है वाइल्ड फायर्स एंड थर्ड है फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना, काइंड ऑफ आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का एक्चुअल में एजेंडा है। आगे देखते हैं कि फ्रंटियर रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश की गई थी 2016 के अंदर, 4th एडिशन रहा है और दिस रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। एक तो नॉइज पॉल्यूशन होता है, एक फिनोलॉजिकल शिफ्ट्स होता है, एक वाइल्ड फायर्स होता है। ये हाईलाइट्स की यदि हम बात करें तो 5 इंडियन सिटीज हैव बीन रैंक्ड इन दिस लिस्ट ऑफ बीइंग अमॉन्ग द नॉइजिएस्ट, है ना, तो जिनमें सबसे ज़्यादा नॉइज है वैसी सिटीज़ के तौर पे जिन सिटीज़ को लिया गया है वो है एक तो असनौल, ठीक है, सॉरी असनसोल, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड मुरादाबाद। नॉइजिएस्ट सिटी यदि देखिए हम वर्ल्ड वाइड तो ये है ढाका बांग्लादेश, मुरादाबाद 2nd नंबर पर आता है, इस्लामाबाद 3rd नंबर पर आता है। अब देखते हैं 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अक्टूबर 18, 2022 को कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया है। श्री राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल जो एनर्जी है वो जो है, और न्यू दिल्ली के अंदर इसको एक्चुअली में हुई है ये वाली कॉन्फ्रेंस बेसिकली, या जो काइंड ऑफ असेंबली जो हुई है वो, है ना। आगे फर्दर यदि हम देखें तो की हाईलाइट्स इस रिपोर्ट के हैं कि इंडिया और जो फ्रांस है वो री इलेक्ट किए गए हैं जो प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ISA जो असेंबली है अप्रूव करती है सोलर फैसिलिटी ए पेमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सोलर पेमेंट गारंटी फंड एंड सोलर इंश्योरेंस फंड बनाया जाता है इसमें। ISA असेंबली ऑल्सो अप्रूव द सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज विच इज प्लान टू फोकस ऑन इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स के ऊपर इसका फोकस है। अब देखते हैं GM क्रॉप DMH11 और GM क्रॉप जो है DMH11 उनको देखते हैं। तो रिसेंटली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है GEAC दैट फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो काम करती है, उन्होंने अप्रूव किया है सीड प्रोडक्शन प्रायर टू द कॉमर्शियल रिलीज ऑफ द जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड के कॉमर्शियल एक्चुअली में रिलीज से पहले इन्होंने बोला है कि भाई आप काइंड ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन कीजिए, सीड्स प्रोडक्शन होना चाहिए पहले। तो DMH11 की बात कर लेते हैं, काफ़ी फेमस है DMH11, ध्यान रखना है। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट ऑफ द हाइब्रिड टॉलरेंट मस्टर्ड है और ये कंटेन करता है एलियन जीन्स को जो कि सॉइल बैक्टीरियम से आता है। बैसिलस जो आपका जो नाम है इसको देख लेना आप क्या है ये, लेकिन इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाइलो लिक्विफेसिन्स करके या जो भी इसका नाम है वो बैक्टीरियम से ये आ रहा है एंड इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स एंड रिसेंटली इंडिया हैज अप्रूव्ड द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ओनली 1 जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप BT कॉटन, ठीक है, विच हैज बीन ए ह्यूज सक्सेस। आगे देखते हैं 13th इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 UNEP ने रिलीज किया है। तो टाइटल है जो रिपोर्ट का वो है इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर
रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो इसको रिलीज किया गया है 27 अक्टूबर 2022 को, इसको यूएनईपी ने रिलीज किया है। और रिपोर्ट क्या असेस करती है, गैप बिटवीन द एंटीसिपेटेड इमिशन इन 2030 एंड द लेवल कंसिस्टेंट विद 1.5 डिग्री एंड 2 डिग्री टारगेटेड ऑफ द पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था उसके रिगार्डिंग। मिशन लाइफ को देखते हैं, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट करके, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है अनाउंस किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा 2021 के अंदर यूएन क्लाइमेट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी UNFCCC की COP26 के अंदर लाइफ को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मोदी जी ने, एंड इसको लॉन्च किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी इन वह लॉन्च एट दी स्टैचू ऑफ यूनिटी इन केवादिया गुजरात बाई पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखो मिशन लाइफ विच वाज अनाउंस बाई पीएम मोदी एट दी 2021 यूएन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी UNFCCC की वहाँ पे, और इसको काइंड ऑफ लॉन्च भी किया गया है मोदी जी के द्वारा केवड़िया गुजरात जो है वहाँ से, यूनिटी ऑफ स्टैचू जो है वहाँ से। मिशन ऑफ लाइफ को देखें तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात है तो 20 अक्टूबर 2022 को नोडल एजेंसी जो है नीति आयोग है। की पॉइंट्स की हम बात करें तो मिशन लाइफ इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया टू हेल्प टू लीड टू ए सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय यूएन। इट एम्स टू नज द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू अडॉप्ट ए लाइफ स्टाइल दैट इज सिंक्रोनस विद द नेचर एंड डज नॉट हार्म इट। तो इस तरीके से लाइफ के बारे में है। अब देखते हैं क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो अक्टूबर 20 2022 को रिलीज किया है, 8th सेशन इसका रहा है, ये एडिशन रहा है बेसिकली, एंड इसको प्रिपेयर किया गया। रिपोर्ट वाज डेवलप्ड बाय द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द G20 कंट्रीज। थीम जो है 2022 के एडिशन की वो है G20 रेस्पॉन्स टू द एनर्जी क्राइसिस क्रिटिकल फॉर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रिपोर्ट जो हाईलाइट करती है वो लिंक को करती है बिटवीन द क्लाइमेट एंड एनर्जी क्राइसिस के बीच में जो लिंक है उसको हाईलाइट करती है। और जो रिपोर्ट है वो ये भी बताती है कि दी लॉसेज वर दी हाईएस्ट इन द 4 सेक्टर्स। तो सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है ये बताया जाता है ना। एज पर द रिपोर्ट द लॉसेज वर हायर इन द 4 सेक्टर्स, तो बता दिया गया है। विद रेस्पेक्ट टू द ग्लोबल इमिशन द यूएसए रैंक फर्स्ट, है ना, तो ये 25% कॉन्ट्रीब्यूटर है इमिशन के अंदर, ध्यान रखना आपको। इंडिया सफर्ड एन इनकम लॉस ऑफ 5.4% GDP, द हाईएस्ट अमॉन्ग द G20 नेशंस इन 2021। अब देखते हैं री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता जैसे कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में री इंट्रोडक्शन किया गया है चीता को, तो उसको न्यूज़ को भी देख लेते हैं। 17 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया है 8 अफ्रीकन चीताज को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर, जो कि नामीबिया से लाए गए हैं। चीता जो है वो इंडिया में 1952 में एक्सटेंट हो गए थे ड्यू टू द रेकलेस हंटिंग एक्टिविटीज़ के कारण। तो बताया गया है कि भाई जो आपका MOEFCC है वो वर्क कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद NTCA जो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनके साथ मिलकर एक तरह से कोलैबोरेटिव तरीके से ये काम कर रहा है इस चीज़ के लिए। और जो 50 चीता है विल बी इंट्रोड्यूस इन द डिफरेंट नेशनल पार्क इन द कंट्री इन स्पेन ऑफ 5 ईयर्स। ये बात बोली गई कि भाई 50 चीता जो है 5 साल के पीरियड के अंदर डिफरेंट नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। आगे देखते हैं कि भाई कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो 1981 में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट वाज लेटर कन्वर्टेड इनटू द नेशनल पार्क इन 2018 एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द कूनो रिवर, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर। तो चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है कूनो रिवर, उसके नाम पे ही इसका नाम रखा गया है। रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 तो 15 जून 2022 को रिलीज की गई है। इसको रिलीज किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क है ना, इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है। और ऑब्जेक्टिव जो है इसका प्रोवाइड ए वर्ल्ड मैप ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी शेयर्स बाय कंट्री एंड हाईलाइट द प्रोग्रेस इन द सम ऑफ द लीडिंग कंट्रीज। तो की हाईलाइट्स जो है इस रिपोर्ट के, तो एंड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन ग्रू 17% इन 2021 टू रीच ए न्यू हाइट ऑफ मोर देन 314 गीगावाट। ठीक है, तो ये एक्चुअली में अचीवमेंट्स वगैरह बताई गई है। इंडिया ने ऐड किया है 15.4 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 2021 के अंदर, थर्ड हाईएस्ट है। चाइना ने 136 और यूनाइटेड स्टेट्स ने 43 को ऐड किया है काइंड ऑफ। और उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ बताया गया है कि सोलर पावर कैपेसिटी के पैरामीटर्स एंड अलग अलग पैरामीटर्स इसमें दिखाए गए हैं, आप देख सकते हो। तो हमारे 131 पेज कंप्लीट हो चुके हैं अब तक, है ना। अब आगे देखते हैं। इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर न्यू सोलर PV फोटोवोल्टिक्स जो होते हैं उसके लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया, कैपेसिटी इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली। अब देखते हैं इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो आ चुका है। तो टोयोटा ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट ऑल हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल मिराई इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द कंपनीज पायलट प्रोजेक्ट विद द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। टोयोटा ने लॉन्च किया है एक कार को रन ऑन द हाइड्रोजन जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो कि काम करेगी। तो टोयोटा की कार रहने वाली है, नाम है मिराई। ओके, एंड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार ऑफ इंडिया, तो मिराई रहने वाली है। फ्यूचर इन जापानीज, ठीक है, फ्यूचर इन जापानीज बोलते हैं इसको काइंड ऑफ, है ना, मिराई को। टोयोटा इंडिया मोटर्स ने इसको निकाला है। इसकी जो रेंज है अप टू 650 किलोमीटर इन सिंगल चार्ज है विद ए रिफ्यूलिंग टाइम ऑफ 5 मिनट्स। और जो इसका एम है वो करना है स्पीड अवेयरनेस अबाउट द हाइड्रोजन FCEV टेक्नोलॉजी एंड डिसिमिनेटिंग इट्स बेनिफिट टू सपोर्ट हाइड्रोजन बेस्ड सोसाइटी फॉर इंडिया।
तो ये इसका पर्पज रहेगा इस गाड़ी को लाने का। और ये इक्विपेड है ये किसके साथ, ये हाई प्रेशर हाइड्रोजन फ्यूल टैंक एंड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ये इक्विप्ड है। और FCEV फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखते हैं ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट। तो ये 9 मई 2022 को रिलीज की गई है, WMO के द्वारा रिलीज की गई है। इसका जो ईयर है जिसके लिए रिलीज की गई है काइंड ऑफ 2022 से 2026 के लिए। इन वन ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर देयर इज a 50% पॉसिबिलिटी दैट प्लेनेट में मोमेंटरली एक्सीड 1.5 डिग्री ऑफ द वार्मिंग को एक्सीड कर जाएगा। बताया गया कि भाई बिटवीन 2022 से 26 में एनुअल मीन ग्लोबल जो नियर सरफेस टेम्परेचर है एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो बिटवीन 1.1 डिग्री टू 1.7 डिग्री सेल्सियस हायर देन द प्री इंडस्ट्रियल लेवल द एवरेज ओवर द 18 से 50 से जो 1850 से 1900 में जो था उससे 1 डिग्री से लेकर 1.7 डिग्री तक एक्सीड कर जाएगा। तो ये हमने देख लिया है एनवायरमेंटल अफेयर्स को। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट, है ना, जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ही रहेंगी लेकिन न्यूज़ इन शॉर्ट है। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सारस केन के बारे में बात की गई है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो एक व्यक्ति है यूपी से, उनको की बुक कर लिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर फॉर इलीगली कीपिंग द नर्सिंग एंड इंजर्ड सारस क्रेन। ठीक है, तो इसका आप नाम भी देख लीजिए, दूसरा क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम भी देख लीजिए। तो सारस क्रेन के बारे में हम बात करें तो एक व्यक्ति थे जो कि सारस क्रेन जो इंजर्ड था उसको थोड़ा क्योर कर रहे थे, तो उसको रखा हुआ था उन्होंने अपने पास, तो इस वजह से उनको बुक कर लिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो सारस क्रेन की हम बात करें तो इट इज ए लार्ज नॉन माइग्रेटरी क्रेन फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे पाया जाता है एंड इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड क्लासिफाइड एज द वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट एंड इज ए साइट्स अपेंडिक्स सेकंड के अंदर आता है। इन इंडिया इट इज यूजुअली फाउंड इन द वेटलैंड्स एंड इज द स्टेट बर्ड ऑफ द यूपी। तो स्टेट बर्ड भी है यूपी का, ध्यान रखना है आपको। अब टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली मेजर अर्थक्वेक ने स्ट्रक किया है टर्की को, सीरिया के अंदर एंड सीरिया को, और मोर देन 2600 पीपल जो है एंड काफ़ी सारे लोगों की किलिंग हो गई है एंड फ्लैटनिंग थाउजेंड्स ऑफ द जो बिल्डिंग्स है वो फ्लैटन हो गई है। वाई इज टर्की प्रॉन टू अर्थक्वेक, टर्की क्यों है प्रॉन अर्थक्वेक के लिए? तो इन द रीजन ऑफ टर्की सीरिया जॉर्डन एंड यहाँ पे होता क्या गया है कि टर्की सीरिया जॉर्डन वाला जो एरिया है वो टेक्टोनिक्स आर डोमिनेटेड है यहाँ पे एंड कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन है बिटवीन द अफ्रीका अरेबियन एंड यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स है एंड एनाटोलियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स है। तो काफ़ी टेक्टोनिक ब्लॉक जो है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से वल्नरेबल हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं इस वजह से ना। आगे देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। तो अब इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली है। तो इंडियाज़ फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल कम अप एट खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर आने वाला है बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। मे भी पॉसिबल, इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है काइंड ऑफ, है ना, वो कुछ अलग था। उसके बारे में बताइए कि क्या था जिसके जो कि MP के अंदर आने वाला है। ठीक है, पेट्रोल ब्लेंडिंग की बात करें यदि तो 6 फरवरी 2023 को PM जी ने बोला है कि पेट्रोल ब्लेंडेड किया जाएगा 20% एथेनॉल के साथ में सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स के अंदर, सिलेक्टेड पेट्रोल पंप्स के ऊपर 11 स्टेट्स के अंदर, जब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू इनक्रीज द यूज ऑफ द बायोफ्यूल्स टू कट द इमिशन एज वेल एज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन एक्सचेंज ड्रेनिंग इंपोर्ट्स। तो E20 फ्यूल होता क्या है? तो E20 फ्यूल जो होता है उसमें 20% एथेनॉल एंड गैसोलीन होता है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है एंड एक कॉमन बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोमास है लेफ्ट बाय द एग्रीकल्चर फीड स्टॉक सच एज कॉर्न, सुगर केन, हेम, पोटैटो ETC एंड इट इज प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम मोलासेज, ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर मैन्युफैक्चर जो होता है उसके मोलासेज से इसको क्रिएट किया जाता है। एंड एथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल ऑफ 99% प्लस प्योरिटी विच कैन बी यूज फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। एंड जो PM जी है उन्होंने लॉन्च किया है हायर 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल E20 एट द इंडियाज एनर्जी वीक 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं विलो, WILLOW विलाउ प्रोजेक्ट। विलाउ प्रोजेक्ट क्या है? तो रिसेंटली जो बाइडन जो है जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मली अप्रूव, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मली अप्रूव किया है कॉन्ट्रोवर्शियल विलाउ प्रोजेक्ट इन अलास्का। तो विलाउ प्रोजेक्ट जो है कॉन्ट्रोवर्शियल है काफ़ी, अलास्का के अंदर इसको एक्चुअली में अलाउ किया गया है। विलाउ प्रोजेक्ट इज ए मैसिव एंड डिकेड्स लॉन्ग ऑयल ड्रिलिंग वेंचर ऑन अलास्कास नॉर्थ स्लोप इन द नेशनल पेट्रोलियम रिजर्व। तो ऑपरेशन गियरबॉक्स क्या है? तो ऑपरेशन गियरबॉक्स को भी देख लेते हैं। तो डायरेक्टोरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI लॉन्च द ऑपरेशन गियरबॉक्स टू स्टॉप हीरोइन स्मगलिंग साइज इज 39.5 kg ऑफ द कॉन्ट्राब्रांड फ्रॉम द कोलकाता पोर्ट। तो ऑपरेशन गियरबॉक्स इज कंडक्टेड टू डिटेक्ट द हिडन ड्रग्स इन द गियरबॉक्सेज। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन गियरबॉक्स क्या था। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यूनेस्को ने जो सून डिक्लेयर करेगा विश्व भारती दी वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी के तौर पे। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी विल सून गेट द हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को टू टेक द डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। नॉर्मली हेरिटेज इज टैग
गिवन टू द डेड मॉन्यूमेंट को जनरली हेरिटेज का नाम दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड के अंदर कि एक लिविंग यूनिवर्सिटी को विच इज फंक्शनिंग राइट नाउ ऑल्सो इज गोइंग टू बी गेट द हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को। तो अबाउट विश्व भारती यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो फाउंड की गई है 1921 के अंदर, नेम्ड आफ्टर द नोबल लिटरेट जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनके नाम पे, अंटिल द विश्व भारती सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन 1922। आप अब देखते हैं आगे, इंडियन एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर। तो रिसेंटली ईस्ट ऑल इंडियन एनुअल स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर ऑर्गेनाइज की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन भोपाल के अंदर। थीम जो थी इसकी ईस्ट कॉन्फ्रेंस की वो थी, द थीम ऑफ द ईस्ट कॉन्फ्रेंस इज वाटर विजन एट द रेट 2047। तो 5 थीमेटिक सेशंस ऑफ द कॉन्फ्रेंसेज एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो वाटर सिक्योरिटी, वाटर यूज इफिशियंसी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ये बताए गए हैं थीमेटिक सेशंस के अंदर, सिग्निफिकेंस वगैरह बताया गया है। अब देखते हैं वाटर बर्ड्स स्टेटस सर्वे 2022। तो चिल्का लेक द लार्जेस्ट जो लेक है ब्रैकिश वाटर लेक लगून जो है उसने विटनेस किया है ओवर 10.74 लाख बर्ड्स इंक्लूडिंग अनकॉमन मैंगोलियन गुल। तो विजिटिंग दी वाटर बॉडी इन उड़ीसा दिस विंटर अकॉर्डिंग टू ए सेंसस रिपोर्ट रिलीज इतनी तारीखों की गई है, काइंड ऑफ ये सारी बातें बताई गई है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रेड सेंडर्स जो हैं फॉल बैक इन IUCN के एंडेंजर लिस्ट के अंदर आ गए हैं वापस से। तो रेड सेंडर जो है जिसे रेड सैंडलवुड भी बोला जाता है, फॉलन बैक इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी इन दी IUCN रेड लिस्ट। स्पीसीज वाज क्लासिफाइड एज अ नियर थ्रेटन्ड इन, इनको नियर थ्रेटन्ड से 2018 में थे, तो इसे आपको वापस इसको डाल दिया गया है एंडेंजर्ड के अंदर। इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको ना। आगे हम देखते हैं हीट डोम के बारे में। तो सेवरल कंट्रीज इन यूरोप के अंदर रिकॉर्ड किया है देयर हॉटेस्ट जनवरी वेदर एवन इन 2023 विद टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस अबोव एवरेज ड्यू टू हीट डोम। तो हीट डोम जो है बन रहा है काफ़ी जगह, तो काइंड ऑफ उसके बारे में बताया गया है कि भाई काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। ठीक है, हीट डोम की यदि हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, a heat dome occurs when the atmosphere traps hot ocean air like a lid or cap for an extended period of time. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की यदि हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ग्लोबल अलायंस कॉल्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रोटेक्ट 7 बिग कैट्स नेमली टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, पूमा, जगुआर और चीता। ठीक है, और IBCA जो है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि IBCA विल बी ओपन टू 97 कंट्रीज़ के लिए है एंड ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट करने के अंदर इन एनिमल्स को। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने क्या किया है, इंडिया हैज प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ग्लोबल अलायंस कॉल्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को प्रपोज किया इंडिया ने बनाने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट 7 मेजर कैट्स हैं जिनका नाम आपको देख लेना है यहाँ पे, इसमें चीता भी है। मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट 2023 फॉसिल फ्यूल कंपनीज रिलीज 120 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ द मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर लास्ट ईयर, ये बताया जा रहा है। और मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट जो होती है वो एनुअल रिपोर्ट है जो कि रिलीज की जाती है IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अब आगे देखते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज। तो इट वाज अनाउंस्ड बाय द US एंड EU एंड इट एम्स टू रिड्यूस द मीथेन इमिशन बाय 30% इन 2030 एज कम्पेयर टू 2020। मार्स की यदि हम बात करें तो मार्स इज ए मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम है मार्स जो है, एंड इट इंटीग्रेट्स द डेटा रिलेटेड टू मीथेन इमिशन एंड इट वाज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसको यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसने रिलीज किया है एंड इट इज ए सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम ये है। ग्रेटर निकोबार आइलैंड्स के प्रोजेक्ट की हम यदि बात करें तो रिसेंटली हुआ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने ग्रांट किया है क्लियरेंस फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ग्रेटर निकोबार आइलैंड। तो प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्रेटर निकोबार के अंदर। कॉस्ट जो पूरी रहेगी 75,000 करोड़ की कॉस्ट इसमें बताई गई है एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग और एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ANIIDC, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको किया जाएगा। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी अभी है इन दिनों में, तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको देखना ही है ना। 75,000 करोड़ का इसमें फंडिंग की बात की गई है। एग्रीकल्चर जो है इनोवेशन मिशन की हम बात करें तो रिसेंटली इंडिया ने ज्वाइन किया है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट जो होता है एक जॉइंट इनिशिएटिव होता है US और UAE का। इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क, तो बताया गया कि फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन लम्हिता, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया को बनाया जाएगा। जनवरी 2022 के अंदर इसके लिए अप्रूवल दिया गया है। फॉर द पार्क वाज गिवन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंदर है। लम्हेटा पार्क की हम बात करें तो 1928 में विलियम हेनरी स्लीमन हैड डिस्कवर द डायनासोर फॉसिल्स फ्रॉम दिस एरिया। तो यूनेस्को हैज ऑल्सो रिकॉग्नाइज द लम्हेटा एज जियो हेरिटेज साइट के तौर पर यूनेस्को इसको रिकॉग्नाइज भी करता है। एंड लम्हेटा फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द लम्हेटा फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंफ्राट्रैपन बेड्स।
ठीक है, आगे देखते हैं। 3 मेडिसिनल प्लांट्स स्पीसीज एडेड टू द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो 3 प्लांट स्पीसीज को इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये जो प्लांट स्पीसीज है उनके नाम आप देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक इनके नेम है। तो इनको एक्चुअली में ऐड किया गया है, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। थोड़ा यदि याद रह जाता है तो एक बार देख लेना, इनके नाम काफ़ी लंबे लंबे से नाम है, साइंटिफिक नेम से इनके, इनको ऐड किया गया है काइंड ऑफ, है ना, रेड लिस्ट के अंदर। आगे देखते हैं इंडिया का ई वेस्ट इको पार्क क्या है। तो 24 फरवरी 2022 को डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जो दिल्ली है मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने अनाउंस किया है दिल्ली विल गेट इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क को दिल्ली अचीव करने वाला है, ये बताया है। इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर आ रहा है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के अंदर आता है, उन्होंने एस्टिमेट किया है, सजेस्ट किया है दैट देयर कुड बी 10 गीगावाट जियो थर्मल पावर पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर, है ना। एंड इन ए रिसेंट डेवलपमेंट जो ONGC है उन्होंने स्टार्ट की है ड्रिलिंग फॉर इंडियाज फर्स्ट जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट पूगा वैली इन लद्दाख के अंदर। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 की यदि हम बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने अक्टूबर 13, 2022 को रिलीज किया है बायनेलियल लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 को, शोइंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ ऑफ द प्लेनेट को जो शो कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 69% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ऑफ द मैमल्स हुआ है, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश अक्रॉस द ग्लोब बिटवीन। तो इतना मतलब जितने भी ये पॉपुलेशन है ना वाइल्ड लाइफ की, इनका 69% डिक्लाइन हुआ है 1970 से लेकर 2018 में। तो ये फाइंडिंग्स काफ़ी खतरनाक है, देख सकते हो आप। न्यू टारगेट अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो नए टारगेट दिए गए हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। उन टारगेट्स को देख लेते हैं हम थोड़ा सा कि क्या टारगेट्स दिए गए हैं बेसिकली। तो जो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ न्यू टारगेट सेट किए हैं, 40% रिडक्शन करना है पर्टिकुलेट मैट्रेट के अंदर कंसंट्रेशन इन सिटीज कवर्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026, है ना, जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की गए हैं कंसंट्रेशन पर्टिकुलेट मैट्रेट्स के, उनको 40% से कम करना है। ठीक है, आगे बताया गया था अर्लियर गोल वाज 20 to 40% का रिडक्शन था 2024 तक, तो ये अपडेट कर दिया गया है। अबाउट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो ये MOEFCC के अंदर आता है। ठीक है, 2019 में स्टार्ट हुआ है। ग्रीन फिन्स हब की यदि हम बात करें तो क्या है, तो UNEP जो है अलॉन्ग विद UK बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन फिन्स हब 13 सितंबर 2022 को। तो जो ग्रीन फिन्स हब है एक ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर डाइविंग एंड स्नॉर्केलिंग ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। द ग्रीन फिन्स हब जो है फर्स्ट एवर ग्लोबल मैरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म हेल्पिंग ऑपरेटर्स टू मेक सिंपल कॉस्ट इफिशिएंट चेंजेस टू देयर डेली प्रैक्टिस के रिगार्डिंग है ये ना। बहुत ज़्यादा निगेटिव में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, इस वजह से काफ़ी बार ऐसा हो जाता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से कि काइंड ऑफ उसको लाइक पूरा कन्वे करना भी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा इस तरह से इसको लेके चल रहा हूँ। आगे देखते हैं इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम। तो रिसेंटली 8 सितंबर 2022 को चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने की बेसिकली कंट्री का सबसे लार्जेस्ट जो है, और मे बी पॉसिबल लॉन्गेस्ट भी है रबर डैम जो है वो, ये लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट, है ना। तो वो स्टील ब्रिज ओवर द फाल्गु रिवर नियर विष्णुपद टेम्पल गया में एक तरह से इन्होंने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। फ्राइडे इज फॉर फ्यूचर कैंपेन। तो 1000 ऑफ यंग एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने लाइक स्टेट्स को लाइक वर्ल्ड वाइड स्टेट्स के ऊपर वो आए हैं 13 सितंबर 2022 को। एंड द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज अंडर द बैनर ऑफ द फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन के अंदर इसको किया गया है और यूथ ने इसको लीड किया है, जो कि क्लाइमेट जस्टिस के लिए मूवमेंट चला रहे हैं। दिस लीड किया है उन्होंने, एंड दिस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय ग्रेटा थनबर्ग से ये मूवमेंट पूरा इंस्पायर्ड है। अब देखते हैं फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द शून्य कैंपेन। तो नीति आयोग ने लाइक हेल्ड ए डे लॉन्ग फोरम ऑन September 14, 2022 टू कमेमोरेट द 1 year एनिवर्सरी ऑफ शून्य इंडिया जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन को, है ना। एंड फर्स्ट इंडियाज एनिमल हेल्थ समिट जो हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 6 जुलाई 2022 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड जो डेयरिंग है उन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट 2022 को न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसको भी आपको देख लेना है। अब देखते हैं इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल। तो ओला इलेक्ट्रिक ऑन जुलाई 12, 2022 को अनवील किया इन्होंने इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170 को। क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन की यदि हम बात करें तो 5 जून 2022 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, और इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू मेक कंट्री फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक है। COP15 की यदि हम बात करें, COP15 UNCCD तो जो हुआ है UNCCD का, इसके रिगार्डिंग हमने पहले तो बात नहीं की है, CBD था वो तो, है ना। तो सेशन टुक प्लेस इन 9 से 20 मई 2022 को ये हुआ है, और ये अबिदजान आइवरी कोस्ट अबिदजान पे हुआ है। COP15 जो है वो लैंड लाइफ लिगेसी
इसकी जो थीम है वो लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी ये रही है। COP14 जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर 2019 में हुआ था एंड फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो रोम 1997 इटली के अंदर हुआ था। अब देखते हैं स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम जो है PS गोले, उन्होंने डिक्लेयर किया है ब्लू ड्यूक एज स्टेट बटरफ्लाई ऑफ दिस सिक्किम। तो ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम डिक्लेयर किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो जो ब्लू ड्यूक होता है ये नेटिव बटरफ्लाई स्पीसी है सिक्किम की। 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 22 से लेकर 28 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को ऑर्गेनाइज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंड इट इज़ द फर्स्ट इन पर्सन हेल्थ असेंबली है सिंस कोविड-19 पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है। और हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ वाज द थीम फॉर द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए रही है। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज, तो मई 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है ए टाइप ऑफ ग्लोबल विलेज इन मेटावर्स यूनिवर्स। तो मेटावर्स यूनिवर्स के अंदर एक ग्लोबल विलेज को लॉन्च किया है, लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग एट डाउस के अंदर जब हुई है तब ऐसा किया गया है। एंड ग्लोबल कॉपरेशन विलेज क्या है, तो विलेज विल प्रोवाइड इमर्सिव स्पेसेज वेयर स्टेक होल्डर्स कैन कन्वीन, क्रिएट एंड टेक एक्शन ऑन दी वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर EV चार्जिंग स्टेशन मुंबई। तो इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। इस कहाँ पे किया गया है, मुंबई के अंदर केशव राव खागड़े मार्ग के पास, है ना। अब देखते हैं एक टैंक है, बेसिकली इसको बोला गया है नंजा रायन टैंक। नंजा रायन टैंक इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। तो 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु इसको डिक्लेयर किया गया है ना, ध्यान रखना है आपको। आगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। बताया गया है 2022 का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो किसको दिया गया है, तो इनका नाम आप देख सकते हो, डॉक्टर हैं ये सिंथिया, है ना, साइंथिया या जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, तो इनको दिया गया है जो नासा के हेड ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप एंड ए सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट है यहाँ पे GISS के अंदर ये। और दिस ईयर प्राइज फ्रॉम द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया है। राजस्थान के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्टेट टू सरपास 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को पास करने वाला पहला स्टेट बन गया है ये। अकॉर्डिंग टू मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर, राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एक्सीड द 10 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव large scale solar power installation with total 32.5 gigawatt installation power capacity with renewable energy contributing 55%, thermal energy 43% and nuclear energy 2% यहाँ पे कर रही है। पाली की बात करें तो पाली विलेज जो है, जो कि जम्मू का है, ये पाली इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। तो पाली विलेज लोकेटेड इन द संबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू हैज बिकम इंडिया फर्स्ट पंचायत टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल फुली सोलर एनर्जी पावर एंड ऑल इट्स रिकॉर्ड्स हैव बीन डिजिटलाइज्ड व्हिच विल हेल्प इन रिसीविंग ऑल बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल स्कीम इजीली। अब देखते हैं 50 ईयर्स ऑफ UNEP। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 50वां वर्षगांठ को फाउंड किया गया था 1972 के अंदर एट ए स्पेशल सेशन इन नैरोबी, केन्या के अंदर स्पेशल सेशन 3 मार्च 2022 को इसके लिए कंडक्ट किया गया है। थीम ऑफ द इवेंट क्या रही है, स्ट्रेंथनिंग UNEP फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखते हैं फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कमेंस्ड किया है वर्क टू सेट अप फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया इन पाल्क बे रीजन के अंदर। अब देखते हैं 21 नंबर का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022 हुई है। तो इसकी जो अम्ब्रेला थीम है वो है टुवर्ड्स ए रिजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ऑर्गेनाइज इसको टेरी के द्वारा किया गया है और ऑब्जेक्टिव जो इसका है सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर कन्वेंशन की हम बात करें तो 2022 जो है मार्क करता है 13th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप कन्वेंशन, ठीक है। और वाटर कन्वेंशन अडोप्टेड इन हेलसिंकी इन 1992 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1996। तो आई थिंक आज के लिए उत्तर प्रदेश एट ए ग्लैंस अब यहाँ पे आ गया है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। 135 पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 136 नंबर के पेज से स्टार्ट करेंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए, थोड़ा सर्कुलेट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको सर्कुलेट कर सकें करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए और मैं भी उत्साहित रहूँ आगे लेक्चर्स को बनाने को लेकर। धन्यवाद।